नमस्कार, मैं एमएस चौहान आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो चलिए हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने पिछले कुछ दिनों से प्रस्तुत हो रहे हैं। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए 10 बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये जरूर सोच लें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। अगर ये आपके दिमाग में आ जाए कि आज का दिन आखिरी है, कल मेरा एग्जाम है, तो यकीनन आप माने कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बच्चे ना पेपर के वक्त ही पढ़ते हैं, है ना, और पेपर के वक्त पढ़ा नहीं जाता, पेपर के वक्त रिवीजन किया जाता है। तो पढ़ाई का जो क्रम है ना वो आप कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी रखें अपनी पढ़ाई में। तो जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी सोच ऐसी हो जाए तो आपकी तैयारी जो है एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम जो है वो आसानी से पास कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप ध्यान में रख करके अगर तैयारी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी क्रम में तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर इस पॉइंट पर गौर करना है। सक्रिय बद्धता, तो सक्रिय बद्धता का क्या मतलब है? ऑप्शंस के हिसाब से याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। बी है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। अब देखिए, आप सक्रिय तभी होंगे ना जब जांच पड़ताल करेंगे, जब प्रश्न पूछेंगे या वाद विवाद करेंगे। अगर इन सारे एक्टिविटी को आप करते हैं तो कहा जा सकता है कि आप सक्रिय हैं, है ना। बहुत ही देखो आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत बच्चे उस शब्द को अगर वो नहीं समझें तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला याद करना, रोट लर्निंग या रिकॉल करना या सुनना, यह किसी तरह का इसका जवाब नहीं हो सकता। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। और यहां अगर इन एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व, इन एक्टिविटी को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना ये भी नहीं होगा। तो इसका सीधा सा जो जवाब है वो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब भी आप जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद जैसे एक्टिविटी को करते हैं इसका मतलब है कि आप सक्रिय हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? भाई देखो, एक तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे यानी ये क्लास 1 या फिर क्लास 2 के बच्चों के तो बच्चे ही हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो मूर्त रूप से अधिक सीखते हैं। आपने पढ़ा होगा मूर्त रूप से, यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए वह वस्तु उनके समक्ष मूर्त रूप में होना चाहिए, मूर्त रूप में। जैसे बच्चे को अगर हम कोई खिलौना भी दिखाते हैं तो वह खिलौना, उस खिलौने के बारे में सोचना या उस खिलौने से खेलना या उस खिलौने की आकृति उसके समक्ष जरूर होनी चाहिए। यानी खिलौना किस रूप में होना चाहिए? मूर्त रूप में होना चाहिए, ठोस रूप में होना चाहिए। क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखना कि कक्षा 1 या 2 स्तर के जो बच्चे होंगे वो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो। क्लियर है? ये नहीं होगा, अमूर्त अनुभव नहीं होगा, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं नहीं, लिखकर शीघ्र सीखते नहीं। कितना आसान प्रश्न है यह। तो हमेशा याद रखना कि जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं वह मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है भाई? तो छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, बिल्कुल सही। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, यह भी सही है। छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, भाई छात्रों को भी तो मौका देंगे ना कि आप खुद सोचो, खुद करो, खुद के अनुभव से सीखो। तो ये सारे ही जवाब सही होंगे। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जवाब सही हैं, यानी डी इज द राइट आंसर। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा है तो सारे प्रश्नों को बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब प्रभावी होता है?
तो शिक्षण याद रखना सबसे ज्यादा प्रभावी तभी होगा जब विद्यार्थी का उसके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। क्लियर है? और यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखेंगे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा, बौद्धिक भिन्नता तथा वैयक्तिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता और वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों। ठीक है, इसका क्या जवाब हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। सी इज द राइट आंसर। ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। सबसे आसान जो सरल आंसर है, सटीक आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो है सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप उनको शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, है ना, क्या चाहिए, तो भाई देखो, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें, अगर उससे निपटने की बात करें तो शिक्षक को क्या चाहिए, तो भाई सर सिंपल है कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, है ना, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा कब क्यों और कैसे सीखना चाहता है, इन सभी चीजों को बच्चों को आपको बेसिकली क्या करना होगा, फैसिलिटेट करना होगा। बच्चों को आप एक टीचर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में हैं, तो आपको बच्चों की ही बातचीत को आगे रखना होगा, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना होगा, तभी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है ना, जिससे सभी छात्र लाभान्वित होंगे। क्लियर सी बात है? तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, है ना, कभी बच्चों को इग्नोर ना करें। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है, ये इसका सही जवाब होगा। शिक्षण और आकलन ये नहीं होगा। बच्चों के उनके अंकों के आधार पे, अंक के आधार पे तो कभी भी उनको नापित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करना, बिल्कुल नेगेटिव जितने भी अप्रोच है आंसर में, उन सभी को आप बाहर निकाल फेंकेंगे। सबसे सरल, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बच्चों को महत्वपूर्ण, उनके राय को ना, उनके मतलब ओपिनियन को आपको हमेशा दबाना नहीं है, बल्कि उनके ओपिनियन में अपनी सहमति जतानी है, उनको उनके हर चीज में अपनी सहमति जतानी है। वो जब जहां जैसे सीखना चाहें, आप टीचर होने के नाते उनको कोऑपरेट करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, शिक्षार्थी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर सुलभ करता है। टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, एक सुलभकर्ता के रूप में। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। और हमारे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो चाइल्ड है वो कहाँ है, सेंटर में है। बच्चों को जो भी सिखाना है आप बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्लियर है? ए होगा नहीं। सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को, है ना, ये सही जवाब है। कठोर अनुशासन, ये बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी कठोर। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, यह भी नेगेटिव। आप अगर चार ऑप्शंस को भी देखें तो बड़े इजिली आप इसका जवाब दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अध्ययन की चित्तवृत्ति का मतलब क्या है? मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रुचि नहीं ले रहा है, सिंपल सा है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति को आप देख रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? विषय वस्तु से संबंधित उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी शिक्षण कार्य को और आप अधिक मनोरंजक बनाएं, रुचिकर बनाएं, ताकि जो है इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, और आपको शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्लियर है? तो अगर इसके जवाब की बात करें तो उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, और यही इसका सही जवाब होगा। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य कभी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच देखो, हमेशा मैं बोल रहा हूं, जहां ऑप्शन में आप नेगेटिव अप्रोच देखो उसको सबसे पहले बाहर निकालो। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बताओ ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं ना। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। देखो यह भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज दैट कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। इससे नो क्लियर है? मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को, 8वां, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई? तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, है ना, जैसे मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, सत्य से अवगत कराना या सत्य का ज्ञान करवाना, उनके मानसिक क्षमता का विकास करना, ये सारे हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही बृहद है। अच्छा नागरिक बनाना, ये भी होगा। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी है भाई शिक्षा का उद्देश्य। व्यवहारिकता का निर्माण करना, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। भाई शिक्षा क्या है? बहुआयामी उद्देश्य के साथ है, तो सारे ही उद्देश्य
इसके क्या है, नकारात्मक है। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो इस तरह के पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमारे फेवरेट प्रश्न होते हैं। तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। अच्छा बताओ, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव आंसर को सबसे पहले आप दरकिनार कर दें। नेगेटिव हो गया, चुप करा देना नेगेटिव आंसर है ना, एक नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव अप्रोच है, ये कभी सही नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बंटा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, यह भी गलत है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर, यानी डी जो है आपका सबसे सटीक जवाब है। कौन सा? डी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि अगर शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे पाता है तो उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में समझ कर देंगे। क्लियर है? बहुत टीचर ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं नहीं अभी बता दें, चाहे गलत बताएं ये सही। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक वही है, एक अच्छे टीचर वही हैं जो बच्चों को, अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है तो आप यही बोलें कि इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर आपको बताएंगे। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, इस श्रृंखला जो आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला वह है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण कराना। अब इस तरह के प्रश्न जो है ना रट्टाफिकेशन वाले हैं, ये प्योर फैक्ट बेस्ड प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का आप कितना भी तैयार कर लें फिर भी ये हाथ से निकलेगा ही। क्लियर है? लेकिन फिर भी चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस तरह के प्रश्न को भी डाला गया है ताकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन प्रश्नों को भी आप आसानी से कर पाएं। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो जीन पियाजे जी थे, है ना, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने, आपको पता ही होगा कौन सा दिया था इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने ही कहा, क्या कहा कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। बच्चे जब तक अपने खुद से, है ना, अपने ज्ञान का निर्माता नहीं बनेंगे तब तक बच्चों के अंदर स्थायी ज्ञान नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीन पियाजे। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों यह थी 10 प्रश्नों की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसी श्रृंखला को फिर हम आगे आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करें, अपना प्रयास जारी रखें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।